नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं आपके यूपी पीसीएस प्री की इस क्लास में। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से शुरू हो गई होगी। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? बताएं, सब ठीक ठाक है? किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? कुछ लोगों के नाम लेता हूं। आशीष, रॉकी, वाओ व्हाट अ नेम, ओमवीर, त्रिलोकी, कैसे त्रिलोकी, निशा, सुनीता, अविनाश, नीतीश, शशि, शैलेंद्र, शशि सब ठीक है बच्चे? ममता, ओम प्रकाश, सर्वेश, सरिता, ब्रिजेश, बहुत सारे लोग हैं। सब ठीक है? किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? बताएं जरा, सब ठीक है जी? गुड मॉर्निंग नितिन। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? पहले वो बात कर ले, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। कल जो भी 3 क्लासेस हुई, सिलेबस से शुरुआत किया था हमने, और सारे सिलेबस आपको जो भी अभी क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं उनके विषय में जानकारी मिली होगी। इसके साथ बहुत सारे लोग जो कि मेंस में जुड़े हुए हैं, मेंस की भी क्लासेस आपको मिली होगी। थोड़ा सा मुझे बता दे, सब ठीक है? किसी प्रकार कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल हम और आप एक दूसरे को सहयोग करते हुए रोज की कक्षाएं आगे बढ़ाते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पे आपको पब्लिकली बताया हुआ है, और वैसे भी आप देख लें 8960952951 ये व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आवे, सीधे व्हाट्सएप पे मुझे बताएं कि इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ठीक है? और मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, फिर आज आपको स्पष्ट कर दूं कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अगर कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है जिससे आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, वो भी मुझे बताएं। वहां भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। किसी भी प्रकार की, इवन पढ़ाई के दौरान कुछ इकोनॉमिकली परेशानी भी आती है तो भी मुझे बताएं, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। बस एक बात ध्यान में रखना है, रिजल्ट आना चाहिए। किसी भी प्रकार से रिजल्ट आना चाहिए। संस्था का यही मुख्य उत्तरदायित्व आपको लेकर के बनता है कि आपका इतना सहयोग करे संस्था। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए मैं खड़ा हूं, पूरी संस्था खड़ी है। किसी प्रकार से बस कोई बाधा न उत्पन्न हो, रिजल्ट आना ही आना चाहिए। इसी एक उद्देश्य को लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है? देखें, पहले अगर आपने पीसेस के नोट्स बनाए हुए हैं मेरी क्लास पे, तो वहां पे कुछ चीजें अब और जुड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के पेपर को ध्यान में रख करके नई नई चीजें निश्चित रूप से जोड़नी चाहिए आपको अपने नोट्स में। क्योंकि प्रत्येक वर्ष अगर आप अपडेट नहीं होते हैं तो वही पुरानी बात हो जाएगी कि एक तालाब है जिसमें पानी पड़ा हुआ है, तो पानी में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो अपडेशन होते रहते रहना चाहिए, ठीक है जी विवेक? ऐसा ही है, कई बार ऑन होता है, कई बार ऑफ भी रहता है, ठीक है? उत्तर शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो अपना टॉपिक है वहां से शुरुआत करते हैं, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से ही हमें शुरुआत करना था। कल आपको बताया हुआ था कि सिलेबस क्या है इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास, यहां से हम शुरुआत करेंगे। और इसका सीधा सीधा एक मुख्य कारण यह है कि जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं वहां भी मुझे उनको ध्यान में रख करके सारा का सारा काम करना है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, इस बात को ध्यान में रख करके हम एंशिएंट से ही शुरुआत कर रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। बिल्कुल आप समझेंगे सारी की सारी बातों को, और बिल्कुल जो भी सारी चीजें मैं नोट कराऊंगा, मेरा तरीका आप सारे लोगों को पता होगा, सारी की सारी बातों को मैं नोट कराऊंगा और आप नोट करेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें याद करेंगे रोज के रोज। और जब कल से हमारी क्लास शुरू होगी, और चूंकि आज से अब शुरुआत कर रहे हैं, टॉपिक पे आ रहे हैं, तो कल शुरू के 10 मिनट 15 मिनट मैं पहले प्रश्नोत्तर करूंगा। क्लास का यही रूटीन होगा कि शुरू के 10 से 15 मिनट हम लोग पिछली कक्षा में जो भी कुछ पढ़े हुए हैं आप
याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस बात की मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके बाद ही आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, ये हमारा पहला टॉपिक है और यहीं से शुरुआत करेंगे। अध्ययन के स्रोत, व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक वर्ष एक दो प्रश्न यहां से आता ही आता है, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। किसी भी समय काल की जानकारी के लिए हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं उन्हें दो भागों में बांट करके समझा जाता है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो किसी भी समय काल की बात हो रही है प्राचीन भारत के इतिहास की, तो दो प्रकार के स्रोत हैं प्राचीन काल की जानकारी के लिए, चूंकि चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो एक हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांट करके समझा जाता है, एक देसी अर्थात भारत देश के कुछ लोग जो कि किताबों को लिखे हुए हैं, या भारत देश में रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी कुछ किताबें आदि लिखी गई हैं, तो देसी साहित्यिक स्रोत हो जाते हैं। और विदेशी साहित्यिक स्रोत का मतलब कि ऐसे कुछ विदेशी लोग जो कि भारत आते हैं या अपने देश में ही बैठे बैठे भारत के संदर्भ में कुछ बातें लिखते हैं किताबों के रूप में, तो उन्हें कहा जाता है विदेशी साहित्यिक स्रोत। देसी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत। अब देसी साहित्यिक स्रोतों में भी किताबें हमेशा दो फॉर्म में देखने को मिलती हैं, एक धर्म से संबंधित किताबें होती हैं और दूसरा धर्म से इतर किताबें होती हैं। अब जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ये सारे उपनिषद हो गया, पुराण हो गए, ये सारा का सारा धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए राज तरंगिणी, आपसे बात कर लिया जाए अर्थशास्त्र की, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, तो वो धर्म से इतर किताबें हैं, जिन्हें धर्म से इतर अर्थात धर्मेतर या आम लोगों में प्रचलित होने के कारण लौकिक, धर्मेतर या लौकिक साहित्य कहा जाता है। देखेंगे, एक चार्ट बनाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि स्रोत कभी भी, बिल्कुल शुरुआत करते हैं, स्रोत कभी भी दो रूपों में होते हैं। बिल्कुल एक चार्ट बढ़िया से बनाएंगे और बिल्कुल आप याद कर लेंगे, इस चार्ट को अपने दिमाग में ध्यान में रख लेंगे, एक भी प्रश्न छूटना नहीं है इस बार। इस तरह से काम करेंगे, एक भी प्रश्न छूटे नहीं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत दो प्रकार के, एक होगा साहित्यिक स्रोत और दूसरा होगा पुरातात्विक स्रोत। बिल्कुल नोट करते चले जाएंगे मेरे साथ, पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखेंगे, शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए, स्पेलिंग्स वगैरह बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, एक देसी साहित्यिक स्रोत और दूसरा विदेशी। देसी साहित्यिक स्रोत और विदेशी साहित्यिक स्रोत। देसी साहित्यिक स्रोत को अगेन दो भागों में बांटेंगे, देसी को भी दो भागों में बांटेंगे। अगले पेज पे नोट करेंगे, देसी साहित्यिक स्रोत, देसी, विदेशी पे बाद में आएंगे, देसी की बात करते हैं। देसी साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में, एक धार्मिक और दूसरा होगा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक या इसे ही कहा जाता है धर्म से इतर, धर्मेतर, या इसे कहा जाता है लौकिक, लौकिक साहित्य, आम लोगों में प्रचलित अर्थात लौकिक। जी शैलेंद्र, बहुत बढ़िया जी, उत्तर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तीन चार अलग अलग सोर्सेस को एक साथ मिला करके हम लोग इतिहास की क्लास ये वाली कर रहे हैं इस बार के लिए, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी बात को लेकर के, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर देसी में धार्मिक साहित्यिक स्रोतों की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में कुल तीन धर्म प्रचलन में देखने को मिलते हैं। एक जिसे आप हिंदू धर्म समझते हैं अर्थात ब्राह्मण धर्म, दूसरा जैन धर्म और तीसरा बौद्ध धर्म। ये तीन धर्म लगातार प्रचलन में रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो सबसे पहले आएगा ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, दूसरे नंबर पे बौद्ध धार्मिक साहित्य और तीसरे नंबर पे जैन धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक या धर्मेतर या लौकिक में तकरीबन 30-35 किताबें मैं आपको लिखाऊंगा अलग से, और
किताबों के नाम और उनके राइटर क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर किताब में कुछ खास बात है तो उसके विषय में भी हम थोड़ा सा नोट करेंगे। अगर ब्राह्मण धार्मिक साहित्य की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो उनमें सबसे पहले नाम आएगा वेद का। किसका भाई? वेद का। अब मुझे फटाक से बताएं कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, मुझे बताएं जरा, प्राचीनतम वेद कौन सा है, जल्दी से बताएं। वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, बिल्कुल क्रम से ही लिखते चले जाए, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद के बाद वेदांग, वेदांग के बाद, वेदांग के साथ साथ सूत्र साहित्य भी लिख लें, वेदांग और सूत्र साहित्य। इसके बाद स्मृति ग्रंथ, इसके बाद महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं। हमारे हिंदू ब्राह्मण धर्म में महाकाव्य कितने हैं, बताएं जरा जल्दी से। गलत हो गया पीयूष, सिर्फ और सिर्फ 2 महाकाव्य। कौन कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक रामायण और एक महाभारत। रामायण और महाभारत में भी रामायण पहले का है, ध्यान में रखना है, देखेंगे। महाकाव्य के बाद लास्ट में आएगा पुराण। कौन सा? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, मुझे बताएंगे, पुराणों की संख्या कितनी है, जल्दी से पुराणों की संख्या बताएं, पुराणों की संख्या। तो ये हो गया आपका ब्राह्मण धार्मिक साहित्य। इसके बाद अगर बात करें बौद्ध धर्म साहित्य को लेकर के, तो सबसे जो महत्वपूर्ण किताब है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक, और त्रि का मतलब होता है 3, पिटक का मतलब होता है डलिया या टोकरी। किस प्रकार की? सब्जी खरीदने वाली डलिया या टोकरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान की 3 टोकरियां। त्रिपिटक का सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान की 3 टोकरियां। 18, बिल्कुल सही है, 18 पुराण है। फिर नितिन आपने लिखा 108, गलत है, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। एक आएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरे नंबर पे आएगा विनय पिटक, और तीसरे नंबर पे आएगा अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हो गए। त्रिपिटक के बाद, त्रिपिटक के बाद अन्य कौन सी प्रमुख प्रमुख किताबें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, वो देखेंगे। त्रिपिटक के बाद अगला आएगा जातक ग्रंथ। कौन सा? जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की काल्पनिक कहानियां बताई गई हैं। ठीक वैसे ही 550 पूर्व जन्मों की, अगर मैं कहूं कि पिछले जन्म में मैं ये था, उसके पिछले जन्म में मैं ये था, उसके पिछले जन्म में ये था, ये कोई बहुत ही ऑथेंटिक बात तो होगी नहीं, ये कल्पनाओं पे ही आधारित बात होगी। तो बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानियां कहां देखने को मिलती हैं? जातक ग्रंथ में देखने को मिलती हैं। और जातक ग्रंथ में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ उसके कुछ हिस्से किन्हीं किन्हीं स्तूपों पर लिखे हुए मिले हैं, उसके संदर्भ में भी बात हम देखेंगे। जातक ग्रंथ के बाद यहां पे आएगा अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अलावा अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं फटाक से। मिलिंद पन्हो। कौन सा? मिलिंद पन्हो। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, जिसे भारत में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, और मिलिंद पन्हो, पाली भाषा, पन्हो का मतलब प्रश्न पूछना, अर्थात मिलिंद के द्वारा पूछे हुए प्रश्न। बौद्ध भिक्षु नागसेन से अपने मन में जो जिज्ञासा थी, कुछ प्रश्नों के माध्यम से उन जिज्ञासा को इंडो ग्रीक राजा मिनांडर दूर करने का प्रयास करता है। वो प्रश्न पूछता है और वो बौद्ध भिक्षु नागसेन लगातार उसको उत्तर देते आते हैं। तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ मिलिंद पन्हो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बौद्ध धर्म की।
इसके अलावा दिव्यावदान, दिव्यावदान बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इसके अलावा ललित विस्तर, दीपवंश, महावंश, दीपवंश एंड महावंश। फिर ललित विस्तर, ललित विस्तर। फिर एक और यहां पे अश्वघोष, बहुत बड़े एक विद्वान थे अश्वघोष, अश्वघोष की रचनाएं, बौद्ध धर्म के बहुत ही महान विद्वान रहे अश्वघोष। इनकी कुल 3 पुस्तकें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित, बुद्ध चरित किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की। इसके अलावा सौंदरानंद, सौंदरानंद, सौंदरानंद। और एक तीसरी पुस्तक है वो है सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सौंदरानंद बुद्ध के एक शिष्य थे, सारीपुत्र भी बुद्ध के एक शिष्य थे, मोगलायन वो भी एक शिष्य थे। अगर बुद्ध के बहुत सारे शिष्यों की बात किया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण शिष्य कौन था जिसे सबसे ज्यादा उपदेश दिया था गौतम बुद्ध साहब ने, तो वो है आनंद। कौन है? आनंद। आगे बढ़ेंगे। अश्वघोष की पुस्तकें बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, मोगलायन, ये सारी उनकी किताबें हैं। वापस आएंगे अब जैन धर्म पे। अगर जैन की बात किया जाए, जैन धर्म की, आप बिल्कुल क्रम से नीचे ही लिखते चले जाएंगे। जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है यहाँ पे वो है कौन सी? आगम ग्रंथ। कौन से? आगम ग्रंथ। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जो मेरी आदत है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसे सबसे पहले मैं लिखता हूं। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण धर्म में सबसे महत्वपूर्ण था वेद, तो सबसे पहले वेद आया। बिल्कुल क्रम से एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है त्रिपिटक, और त्रिपिटक में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सुत्त पिटक, जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश कहा जाता है। आगम ग्रंथ के अलावा यहाँ पे कुछ और पुस्तकें देखने को मिलेगी जो कि बहुत महत्व रखती हैं जैन धर्म में। भगवती सूत्र, इसके अलावा आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र के अलावा कल्प सूत्र। फिर हेमचंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं जैन धर्म के, हेमचंद्र सूरी, जो कि गुजरात के चालुक्यों के यहां अपना राजाश्रय बनाए हुए थे। कुमारपाल और जयसिंह सिद्धराज से जुड़े हुए एक विद्वान थे। कुमारपाल और जयसिंह सिद्धराज गुजरात के 2 बहुत ही प्रमुख राजा रहे हैं। तो कुमारपाल के मुख्य रूप से दरबारी के तौर पे जयसिंह जाने जाते हैं, जो कि एक प्रमुख जैन विद्वान थे। तो हेमचंद्र की पुस्तकें हैं, हेमचंद्र की पुस्तकें जैसे परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, इन्होंने कुमारपाल चरित नाम की एक पुस्तक भी लिखी हुई है। फिलहाल जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो परिशिष्ट पर्वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा नया धम्म कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, नया धम्म कहा। और लास्ट में कर लेंगे ETC आदि, और भी कुछ पुस्तकें आएंगी उनके विषय में भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें हुई प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, देसी विदेशी। अब बात करेंगे, देसी तो हो गया, देसी में धार्मिक हमने कर लिया, लौकिक अभी छोड़ते, इकट्ठे एक जगह पे सारी पुस्तकें उनके राइटर के साथ लिखाएंगे। अगर विदेशी साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए तो विदेशी साहित्यिक स्रोत में, विदेशी साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो सबसे पहले समझने की यह बात है कि भारत का किन विदेशियों के साथ बिल्कुल क्रम से एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है यूनानियों का। विदेशी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले यूनानी लोगों के द्वारा, चाहे वो भारत आए
भारत में रह करके भारत के विषय में जाना, समझा और कुछ बातें लिखी, या अपने देश में ही रहते हुए भारत के संदर्भ में कुछ न कुछ बातें इन्होंने कही, लिखी। यूनानियों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नाम आता है हेरोडोटस का। किसका? हेरोडोटस का। और भारत और ईरान के बीच संबंधों की व्याख्या इन्होंने अपनी पुस्तक में किया हुआ है। और हेरोडोटस को आपको पता होगा कि इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, और न सिर्फ इनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, बल्कि इन्होंने जो बातें लिखी इतिहास के संदर्भ में, इतिहास पर प्रथम व्यक्ति रहे, इतिहास पर कुछ बातें इस प्रकार की लिख रहे हैं। इस वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री भी इन्हें कहा जाता है, अर्थात इतिहास का पिता भी इनकी एक उपमा है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस के बाद अगला नाम जो आता है वो आता है टेसियस का। टेसियस भी भारत के संदर्भ में कुछ न कुछ बातें लिखते हैं, बताते हैं। इसके बाद अगला नाम आएगा मेगास्थनीज का। किसका नाम आएगा? मेगास्थनीज का। कल मैं पूछूंगा भाई, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपको याद करना है, समझना है, और कल मैं पूछना शुरू करूंगा। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर कोई गलती करेगा तो मैं माफ नहीं करूंगा। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए। एक गार्जियन के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे, जो कि डांटता भी है, प्यार भी करता है, इस प्रकार की सारी बातें मेरे साथ होंगी आपके लिए। तो मेगास्थनीज अगला नाम आएगा। इसके बाद नियार्कस, फिर अनेसिक्रिटीज, फिर अरिस्टोबुलस, प्रश्न पूछा हुआ है यहां से, ध्यान देंगे। मेगास्थनीज किसके समय काल में आ रहा है? तो मेगास्थनीज अभी बाद में लिखते हैं, अभी इसकी बात कर लेते हैं। हेरोडोटस का जो समय काल है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये 6th, 5th, 6ठी 5वीं सदी ईसा पूर्व के विद्वान रहे हैं। और टेसियस का भी समय काल यही है लगभग। अगर नियार्कस, अनेसिक्रिटीज, अरिस्टोबुलस की बात किया जाए तो ये सिकंदर के साथ, किसके साथ? सिकंदर के साथ भारत आए थे, अर्थात सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा था। 326 से 324 ईसा पूर्व के बाद है। तो यहां पे एक मुद्दा आ जाएगा, किस समय की बात हो रही है? 4th सदी ईसा पूर्व की बात है, 4थी सदी ईसा पूर्व की बात है। 6ठी, 5वीं, 4थी, बिल्कुल क्रम से हम लोग चल रहे हैं। नियार्कस, अनेसिक्रिटीज, अरिस्टोबुलस, ये तीनों की तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। ये यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा भी है। इसके बाद अगले जो नाम आएंगे वो कौन से होंगे वो देखते हैं। अगला नाम आएगा मेगास्थनीज का। इसके बाद नाम आएगा डाइमेकस का। अगला नाम आएगा डायनोसियस का। बिल्कुल क्रम है, ये क्रम से ही आपको भी याद रखना है। मेगास्थनीज किसके समय आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे प्रथम भारतीय के तौर पे जाने जाते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिश्ता बनाया हुआ था। आज भी आप देखते हैं कि अगर एक वर्ण का विवाह दूसरे वर्ण में हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? तलवारें उठा लेते हैं कि भाई अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया, जाति से बहिष्कृत करने वाली बातें लोग करने लगते हैं। लेकिन आज से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पहले की बात ये, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विदेशी महिला से विवाह किया हुआ था। और अच्छे बातें करने वाले लोग जो कि दम्भ भरते हैं कि हम बहुत समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, समाज को बचा करके रखना है, उनको यहां से भी सीख लेनी चाहिए। मेरी नजर में चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान शासक रहा है, इतना महान राजा रहा है भारत का, कि इसकी आगे सारे लोग फीके पड़ जाते हैं।
कैसे? अब जब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो इनकी सारी सारी अच्छाइयों को बिल्कुल बारी बारी से बताऊंगा। आपको वास्तव में महसूस होगा कि पूरे भारत में एक राजा के तौर पे, एक कर्तव्य परायण राजा के तौर पे इससे अच्छा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं आज तक। इवन चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना में लोग अशोक की ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन अशोक एक कूटनीतिक व्यक्ति था, लेकिन इनके अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर सारी की सारी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल पिता तुल्य वाली बात। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भाई साहब आए थे मेगास्थनीज, और जो शादी हुई हेलेना से, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जब शादी हुई हेलेना से, तो भाई साहब को दहेज के रूप में भेज दिया गया था कि हेलेना एक दूसरे कल्चर की महिला है और एक दूसरी जगह अब शादी होकर के जा रही है, तो इनकी भाषा को समझने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, अपने दिल की बात बता सकें, ये बात है वो बात है। अब भारत में उस समय प्राकृत और पाली भाषा का प्रचलन, तो इन्हें सेल्यूकस ने दूत बना करके तो भेजा ही था, साथ साथ दहेज के रूप में भी आए हुए थे कि मन लगा रहे, समझ रहे होंगे आप। और दूसरी बात ये कि चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत में पहला एक ऐसा राजा दिखाई पड़ता है जिसने अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की नींव डाली हुई थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। डायमेकस की बात करें तो डायमेकस साहब आए हुए थे बिंदुसार के समय। किसके समय? बिंदुसार के समय डायमेकस आए हुए थे भारत में, मौर्य दरबार में रहे। डायमेकस और बिंदुसार के बीच कुछ वार्तालाप भी हुई थी। जब बिंदुसार पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ चीजें इन्होंने मंगवाई हुई थी और सीरिया के राजा से। डायनोसियस की बात किया जाए तो ये भाई साहब अशोक के समय भारत में आए हुए थे। अर्थात इन तीनों का संबंध किस समय काल से है? इन तीनों का संबंध है मौर्य काल से। किस समय काल से? मौर्य काल से ये संबंधित है। बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब अगला जो समय काल है, मौर्य काल के बाद आपको पता है कि भारत में मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में कौन कौन से यूनानी मूल के लोग भारत आते हैं या भारत के विषय में कुछ बातें इन्होंने की हुई हैं। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है प्लिनी का। किसका नाम? प्लिनी का नाम आता है। और प्लिनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के बाद एक नाम आएगा टॉलमी का। टॉलमी ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी थी कौन सी? ज्योग्राफी। कौन से? ज्योग्राफी नाम से पुस्तक लिखी हुई थी। उसके बाद एक नाम आएगा स्ट्रैबो का, और स्ट्रैबो ने जो पुस्तक लिखी हुई थी उसका नाम था भूगोल, अपनी भाषा में भूगोल। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आएगा मौर्योत्तर काल से संबंधित, वो एक अज्ञात यूनानी नाविक। एक अज्ञात यूनानी नाविक। एक अज्ञात यूनानी नाविक। और ध्यान में रखना है, यूनानी है, नाविक का कार्य करता था, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम क्या था इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। तो ऐसे ही पेपर में हमेशा और आमतौर पे सी या डी ऑप्शन में रहता है। एक ऑप्शन के तौर पे एक अज्ञात यूनानी नाविक, और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई सबके जानकारी है वो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले तमाम व्यापार और व्यापारिक वस्तुओं की सूची मिलती है। एरिथ्रियन सी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसके अलावा अन्य भी लोग हैं जिनकी पर्टिकुलर कोई पुस्तकें नहीं है, जैसे जस्टिन, जैसे प्लूटार्क, जैसे एरियन, जैसे डायोडोरस, इटीसी कर देते हैं। ये सारे यूनानी मूल से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने भारत के विषय में कुछ न कुछ बातें कही हुई हैं, लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये सारे मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। मौर्योत्तर काल तक भारत का
यूनानी मूल के जो रोमन साम्राज्य के राजा थे उनके साथ घनिष्ठ आर्थिक व्यापारिक रिश्ता था। यहां तक कि भारत में कुछ स्थानों पर यूनानियों ने या रोमन साम्राज्य के व्यापारियों ने अपनी बस्ती भी बसाई हुई थी। इस प्रकार के घनिष्ठ संबंध थे। मौर्योत्तर काल के बाद जैसे ही गुप्त काल की शुरुआत होती है तो कुछ न कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं आ गई कि गुप्त काल तक आते आते भारत का रोमन साम्राज्य के साथ संबंध में कमी आती है, संबंध विच्छेद होने लगा और भारत का व्यापारिक कार्य या भारत का संबंध किसी दूसरे देशों के साथ शिफ्ट हो जाता है और इसी प्रक्रिया में अब चीनी लोगों के साथ भारत की घनिष्ठता बढ़ती है और चीनी लोगों का भारत के साथ आना जाना, उठना बैठना, मिलना जुलना आरंभ होता है। तो मौर्योत्तर काल तक यूनानी मूल के लोग या रोमन साम्राज्य के लोगों से संबंध खत्म होता है और जैसे ही अगले समय काल में प्रवेश करते हैं गुप्त काल में तो नए क्षेत्र के साथ, नए देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी प्रक्रिया में चीनी यात्रियों की शुरुआत होती है। तो इसके बाद अगला जो हम नोट करेंगे वो नोट करेंगे दूसरे नंबर पे। यहां पे हमने पहला नाम लिखा था यूनानी और दूसरे नंबर पे फिर आ जाएगा चीनी मूल के लोग भारत आते हैं और कुछ न कुछ किताबें वगैरह के माध्यम से भारत और चीन के बीच या अन्य धार्मिक संबंधों के संदर्भ में अपनी बातें लिखते हैं। जी जितेंद्र यूनानी। अब चीनी की बात करें, सबसे पहले एक नाम आएगा फाहियान। नाम जानते होंगे फाहियान। फाहियान किसके समय आया था तो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। और किस समय काल की बात है तो सीधे सीधे गुप्त काल की बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय काल में ये आया हुआ था। इसकी जो एक पुस्तक वो है फो को की इसकी पुस्तक का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है फो को की। हाल फिलहाल में कभी पूछा नहीं गया है और कभी भी यह प्रश्न संभावित होगा। सीयू की वेनसांग की पुस्तक थी, वो उन्होंने आयोग के द्वारा ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन फोको की कभी भी संभावित हो सकता है। इसके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चीनी लोग अपनी भाषा में भारत के लिए किस एक शब्द का प्रयोग करते थे। तो चीनी मूल के लोग या चीन देश के लोग भारत को भारत न कह करके अपनी भाषा में क्या बोलते थे? इंतु। क्या बोलते थे? इंतु बोलते थे भारत के लिए। इंतु का मतलब हो गया भारत। चीन के लोग भारत को यिंतु बोलते थे और इसके साथ साथ चुआंतु शब्द का भी प्रयोग करते थे। भारत के लिए चुआंतु या यिंतु शब्द का प्रयोग चीनी मूल के लोग या चीनी देश के लोग किया करते थे। अब फाहियान के बाद जब थोड़ा सा ये चार्ट बना लेंगे, उसके बाद बारी बारी से वेद से लेकर के पूरा लास्ट तक 2-2, 4-4, 5-5 लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण होंगी। मेरी आदत है मैं इतिहास नहीं बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक आधार पे जो प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को चर्चा करता हूं और उन्हें ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फाहियान के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा सुंगयून का। किसका नाम आएगा? सुंगयून का नाम आएगा। और सुंगयून जो आया हुआ था वो 515 से 20 ईस्वी के बीच भारत में रहा था। सुंगयून बिल्कुल क्रम है, ध्यान में रखना है। सुंगयून के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा वेनसांग का। जो प्रमुख है उनके विषय में बता रहे हैं, और भी लोग आए हुए थे लेकिन जो प्रमुख है उनके विषय में फिलहाल वेनसांग की बात करते हैं। तो वेनसांग किसके समय काल में भारत आया हुआ था? तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। और हर्षवर्धन का समय क्या हो रहा है? गुप्तोत्तर काल। कौन सा? गुप्तोत्तर काल का समय हो जा रहा है, बिल्कुल क्रम है ये, हर्षवर्धन के समय। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सीयू की। क्या नाम है? सीयू की इनकी पुस्तक का नाम है। और भारत में लगभग 16 वर्ष तक ये रहे थे। भारत में लगभग 16 वर्ष तक ये भाई साहब रहे हुए थे। और एक प्रश्न और बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष रहे?
नालंदा विश्वविद्यालय में 16 में से 1 हटा देंगे तो बचेगा 6 वर्ष तक भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन के साथ साथ अध्यापन कार्य भी किया हुआ था। बौद्ध धर्म के विषय में कुछ जानकारी हासिल करने आए थे, बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन पूजन करने आए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं उन साहित्यों का अध्ययन करने आए थे, और न सिर्फ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने, बल्कि एक गठरी बात करके बौद्ध साहित्य जो है उन्हें अपने साथ अपने देश चीन ले जाना भी इनका मुख्य उद्देश्य था भारत आने का। तो कोई भी अगर चीनी यात्री के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाए कि वास्तव में चीनी यात्रियों के भारत आने का कारण क्या रहा, तो सीधे सीधे आप मोटे तौर पे 2-3 बिंदुओं पे ध्यान रखेंगे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने, बौद्ध साहित्यों को अपने साथ इकट्ठा करके अपने देश चीन ले जाने के लिए। तो वेनसांग की ये बात हुई। वेनसांग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी जब 2 दिन बाद मौका आएगा तब और देख लेंगे। वेनसांग के बाद एक नाम इत्सिंग का आएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है इत्सिंग। इत्सिंग के बाद मात्वालिन का नाम आएगा, मात्वालिन, और एक नाम आएगा प्रमुख में, इधर लिखते हैं चाओ जू कुआ। कौन सा? चाओ जू कुआ। कितने प्यारे प्यारे से नाम है, क्यों भाई? चाओ जू कुआ। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर एक नोट बनाते चले जाएंगे साथ में मेरे। कोई परेशानी आ रही है बताएं। जी मधु, कहां सो रही हैं आप? सब कुछ नोट करना है। आगे बढ़े, बताएं मुझे जल्दी से। सब सही है? जल्दी जल्दी भाई। चले, तो ये कुछ चीनियों के विषय में हमने बात किया। और तीसरे नंबर पे पूर्व मध्यकाल की जैसे ही शुरुआत होती है 750 ईस्वी से, पूर्व मध्यकाल की जैसे ही शुरुआत होती है 750 ईस्वी से, गुप्त काल लगभग 500 ईस्वी तक माना जाता है। 500 से 750 ईस्वी का जो समय काल है उसे गुप्तोत्तर काल के तौर पे जाना जाता है, और 750 से 1206 तक की जो स्थिति है उसे पूर्व मध्यकाल के तौर पे जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है और अरबी फारसी क्षेत्र के लोग आने शुरू हो जाते हैं, या भारत के विषय में इन लोगों ने कुछ बातें करनी शुरू कर दी। अर्थात अब संबंध कहां शिफ्ट हो रहे हैं? अरबी लोगों के साथ, अरब देश के साथ। तो इसमें जो 3 नाम आएगा वो बहुत ही प्रमुख नाम है। एक नाम आएगा सुलेमान का। किसका? सुलेमान का। सुलेमान के बाद एक नाम आएगा अल मसूदी का, अल मसूदी, और एक तीसरा नाम आएगा, वो नाम आएगा अल बरूनी। ये 3 प्रमुख नाम हैं। और किस समय काल से जुड़े हुए हैं ये लोग? पूर्व मध्य काल से जुड़े हुए हैं, पूर्व मध्य काल से। तो ये कुछ विदेशी साहित्यिक स्रोतों के विषय में हमने बात किया। प्रदीप जी, आपको सारा नोट्स मिलेगा, लेकिन आपको अपनी कलम भी चलानी है, ठीक है? सारा कुछ नोट करना है, ठीक है? चल, अब बात यहां तक हो गई, और लास्ट में एक जो मुद्दा हमारा बचा हुआ था वो था पुरातात्विक शोध। शोध 2 प्रकार के, एक साहित्यिक शोध, दूसरा पुरातात्विक शोध। तो पुरातात्विक शोध की बात करते हैं। पुरातात्विक शोध में क्या क्या चीजें होती हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, हमें पढ़ना है। पुरातात्विक शोध में 4-5 मुद्दे हैं विशेष रूप से। जैसे पुरातात्विक शोध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है अभिलेख का। कौन सा? अभिलेख। किसी चीज को ठीक वैसे ही जैसे अपनी त्वचा पे लोग टैटू गुदाते हैं ना, कुछ वैसी ही चीजें, किसी चीज को किसी पाषाण पे, किसी पत्थर पे, किसी रॉक स्टोन पे, किसी पिलर पे, किसी सोने चांदी धातु पे, किसी बात को कुरेद करके जो लिखना होता है,
उन सारे के सारे तथ्यों को पुरातात्विक शोध के अंतर्गत अभिलेख की श्रेणी में रखा जाता है। अभिलेख के अलावा यहाँ पे जो दूसरा मुद्दा होता है वो है मुद्रा का, क्वाइंस का। भारत में अगर मुद्रा की बात किया जाए तो प्राचीनतम जो मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं वो महाजनपद काल से जुड़े हुए मिलते हैं। भारत में मुद्रा का प्रचलन महाजनपद काल से देखने को मिलता है और जो सबसे पहले की मुद्रा हैं उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। और आहत मुद्रा के साथ साथ एक प्रश्न और बनता है कि जो ये आहत मुद्रा होते थे बेसिकली किस धातु के बने होते थे, किस मेटल के होते थे, तो वो बेसिकली चांदी के बने होते थे। थोड़े बहुत मात्रा में तांबे के भी मिले हुए हैं लेकिन मुख्य रूप से चांदी के ये बने होते थे। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे मृदभांड की। इसकी मृदभांड की, अर्थात मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। मिट्टी के बने हुए बर्तनों के आधार पे भी कुछ अलग से संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड के अलावा कुछ मुहरों की बात करेंगे। किसकी? मुहरों की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे चित्रकला की बात भी करेंगे, यहाँ पे मूर्ति कला की भी बात करेंगे और यहाँ पे हम स्थापत्य कला की भी बात करेंगे। स्थापत्य कला, तो ये एक प्रॉपर आपका चार्ट बना होगा, निश्चित रूप से आपको याद रखना होगा। क्यों भाई, याद हो जाएगा बिल्कुल आराम से चार्ट? ये बताएं। हाँ, याद हो जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से। चले अब बिल्कुल शुरुआत करते हैं। देखें, बिल्कुल शुरुआत से आते हैं। देसी साहित्यिक स्रोत में आपको बताया ब्राह्मण धर्म। बिल्कुल यहां से अब हम शुरुआत करते हैं अपने पढ़ाई की। सबसे पहले वेद की बात आ रही है, ब्राह्मण धार्मिक साहित्य की बात आ रही है, तो बिल्कुल क्रम से अब इनके विषय में हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा आएगा वो आएगा, अब बिल्कुल हेडिंग डालेंगे ABC करके, ब्राह्मण धार्मिक साहित्य। ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में सबसे पहले एक टॉपिक डालेंगे, यहां पे हेडिंग होगा आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य प्रश्न बनेगा आने वाले दिनों में कभी भी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं? ऊपर की जो 4 चीजें बताया, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये ऊपर की जो 4 चीजें हैं, इन्हें ही सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अलावा एक दूसरा टर्म आता है वैदिक वांग्मय का। वहां पे एक 5वीं चीज जुड़ जाती है, आप अपनी कॉपी देखते रहें, एक 5वीं चीज जुड़ जाती है। उपनिषद के बाद जो वेदांग लिखा था वो भी इंक्लूड हो जाता है। ऊपर की 4 चीजें प्लस एक वेदांग, तो इन 5 चीजों को मिला करके वैदिक वांग्मय कहा जाता है। ध्यान देंगे, नोट करते रहेंगे। वैदिक साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसके अंतर्गत 4 वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद शामिल किए जाते हैं। दूसरा एक टर्म आएगा, वो आएगा वैदिक वांग्मय का। वैदिक वांग्मय का, वैदिक वांग्मय में इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य में क्या क्या हो गया? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद, ये 4 चीजें हो गई वैदिक साहित्य। प्लस वेदांग, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वेदांग ग्रंथों को शामिल किया जाता है।
समझ गए होंगे आप। वैदिक साहित्य में जब एक और चीज जोड़ देते हैं वेदांग, तो वैदिक साहित्य प्लस वेदांग बराबर वैदिक वांग्मय। जी सोनल, वैदिक वांग्मय। वैदिक साहित्य में आप देख रहे हैं पहले लिखा हुआ है वेद, 4 वेद। बिल्कुल, अब वेद की बात करेंगे तो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेद। बिल्कुल ध्यान दे करके ऐसे काम करते चले जाएंगे, बिल्कुल बच्चों जैसे हम लोग काम करेंगे। बड़े हो गए हैं लेकिन तो भी बचपना वाला काम हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। चले, वेद। वेद पे अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, वेद में पहला ही मुद्दा बनता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर अर्थ की बात किया जाए वेद के, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है जानना। वेद को किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो वेद का अर्थ है ज्ञान या वेद का अर्थ है जानना। और वेदों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, इसे श्रुति एवं संहिता भी कहा जाता है। संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखते हैं जरा। कहा जाता है, अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय इस वजह से कहा जाता है कि इसी परंपरा में एक बात निकल करके आती है कि सृष्टि के आरंभ में, पृथ्वी के आरंभ में या सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मंत्रों को एक प्रकाश के रूप में कुछ चुने हुए ऋषियों को दान में या गिफ्ट किया हुआ था। ब्रह्मा जी ने, परंपरा की बात है, ये सत्य है असत्य ये बेकार की बातें हैं, परंपरा में ऐसी बातें निकल करके आई हैं कि सृष्टि के आरंभ में मंत्रों को प्रकाश के रूप में कुछ चुने हुए ऋषियों को ब्रह्मा जी ने गिफ्ट किया हुआ था। अर्थात किसी सामान्य व्यक्ति के क्षमता से बाहर होने के कारण, किसी सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर होने के कारण इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। पौरुष से बाहर, पौरुष अर्थात क्षमता से बाहर के वेद हैं, और यही रीजन है कि इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। दूसरी बात, श्रुति का मतलब क्या होता है? वेदों को ठीक वैसे ही जैसे गुरुकुल परंपरा में आप जानते होंगे, गुरुकुल परंपरा में क्या होता है, गुरु यहाँ पे सामने है, सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मेढक की तरह टरटरा करके एक दूसरे की बातों को याद करना, सुनना, इस प्रकार की जो मौखिक रूप से अध्ययन अध्यापन की कला होती है, तो वैसा ही कुछ वेदों के संदर्भ में भी देखने को मिला कि टीचर जो भी होते थे, ऋषि महर्षि जो भी होते थे, अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को कुछ बात या कविता के रूप में या मंत्रों को बोलते थे और स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए उन्हें रिपीट करते थे जुबान से, अर्थात मौखिक रूप से वेदों का अध्यापन कराने के कारण इसे, अर्थात मौखिक रूप से का मतलब क्या हो गया? मौखिक रूप से कहने का मतलब हो गया सुन सुन करके वेदों का ज्ञान, सुन सुना करके वेदों का ज्ञान कराया जाता था वैदिक काल में। इस वजह से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संहिता क्यों कहा जाता है? संहिता इस वजह से कहा जाता है कि वेदों में मुख्यतः मंत्रों का संकलन है। तो संहिता क्यों कहा जाता है? मंत्रों का संकलन होने के कारण, मंत्रों का संकलन होने के कारण वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से कराने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? सामान्य जन के क्षमता से बाहर होने के कारण, क्षमता से बाहर का होने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई। अब इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? 4 में सबसे पहले आएगा ऋग्वेद, फिर सामवेद, बिल्कुल क्रम से देखेंगे, फिर यजुर्वेद और इसके बाद अथर्ववेद, चौथा अथर्ववेद। तो सीधे सीधे प्रश्न बनेगा
प्राचीनतम कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। और अंतिम वेद कौन सा हो गया? अथर्ववेद। बिल्कुल इसी क्रम में हम पढ़ते चले जाएंगे। अब पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, तो इसके संदर्भ में बात देखेंगे ऋग्वेद। अगला टाइटल होगा हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो पहला शब्द है ये बना हुआ है, व्यंजन संधि है, ध्यान रखेंगे, ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद। ऋक का मतलब क्या होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सीधे सीधे ऋक का अर्थ है, ऋक का अर्थ है ऋचा। ऋचा का मतलब क्या होता है? छंदबद्ध मंत्र। क्या होता है? छंदबद्ध मंत्र। छंदों में बिल्कुल व्याकरणिक शैली में सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मंत्र लिखे हुए हैं, तो छंदबद्ध मंत्रों का संकलन होने के कारण इसे ऋचा या ऋग्वेद कहा जाता है। दूसरी बात, यह क्या है? प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद है जो कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। पूर्व वैदिक काल अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, ध्यान रखेंगे, एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। इसी कारण क्या है? इसी कारण पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। अरे अर्पित क्या लिख दिया? 18। अब एक और महत्वपूर्ण बनता है मुद्दा कि ऋग्वेद में जो भी मंत्र लिखे गए हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो ऋग्वेद के जो भी मंत्र हैं उनका सीधे सीधे उन मंत्रों का तात्पर्य था कि देवताओं की प्रार्थना के लिए वो सारे मंत्र लिखे गए हैं, रचित हैं। और इसमें मुख्यतः किस प्रकार के मंत्र हैं? तो इसमें मुख्यतः देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, मंत्र संकलित हैं। अब मंत्र हैं देवताओं की प्रार्थना संबंधित, तो कितने मंत्र हैं, कितने भाग में इन्हें बांटा जा सकता है? तो सीधे सीधे इसमें कुल 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब समझ लें भाग। इसमें 10 मंडल के साथ ये जो सूक्त हैं वो सूक्त कितने हैं? अगली लाइन है, इसमें कुल 10 मंडल हैं जो कि 1028 सूक्त क्या है ये बताते हैं। सूक्त एवं 10,462 मंत्रों में बटे हैं। मतलब क्या हो गया? मंडल का मतलब समझ लें भाग या अध्याय समझ लें। सूक्त का मतलब क्या समझ लें? सूक्त का मतलब समझ लें पैराग्राफ। और मंत्र का मतलब समझ लें, मंत्र का मतलब हो गया लाइंस अर्थात पंक्तियां। कोई अध्याय पैराग्राफ में बटा होता है, पैराग्राफ लाइंस में बटा होता है। तो सीधे सीधे इसका मतलब ऐसे समझ लें, मंडल का मतलब अध्याय हो गया, 1028 का मतलब पैराग्राफ हो गया, और मंत्र का मतलब सीधे सीधे लाइंस या पंक्तियां। समझने की बात है ये। आगे बढ़ेंगे। अब एक और मुद्दा जुड़ता है यहां पे कि इन मंत्रों का पाठ कौन करता था। तो इन मंत्रों का पाठ जो पुरोहित करता था उस पुरोहित का नाम क्या होता था? तो इन मंत्रों का पाठ होता या होत्री
नामक पुरोहित करता था, नामक पुरोहित करता था। ध्यान देंगे कि जो ये ब्राह्मण शब्द आप जानते हैं, तो बिल्कुल शुरुआत में, वैदिक काल की शुरुआत में कुल 16 पुरोहित होते थे, कुल 16 पुरोहित होते थे। उन 16 में से एक ब्राह्मण नाम का भी पुरोहित होता था। ब्राह्मण के अलावा होता नाम का पुरोहित एक अलग हो गया, उद्गाता अलग हो गया, अध्वर्त्यु नाम का अलग पुरोहित हो गया, ब्रह्म नाम का अलग पुरोहित हो गया। तो ये सारे पुरोहित होते थे, इस नाम से होते थे, कुल 16 थे। इन 16 में से एक ब्राह्मण हो गया, एक होता हो गया, उद्गाता हो गया। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये सारे लोग रेस्ट 15 परिदृश्य से ओझल हो जाते हैं, ब्राह्मण अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आता है। ठीक वैसे ही यहां भी 16 है, ठीक वैसे ही जैसे महाजनपद काल पढ़ेंगे तो वहां भी 16 महाजनपद देखने को मिलेगा, और रेस्ट 15 को मगध महाजनपद ने अपने क्षेत्र में मिलाना शुरू किया और धीरे धीरे मगध साम्राज्यवाद की स्थापना कर दिया। तो वैसे ही यहां भी अन्य 15 को शास्त्रार्थ में हराते हुए ब्राह्मण नाम का पुरोहित अपने विश्वस्त रूप में सामने आता है। इन मंत्रों का पाठ होता या होत्री नामक पुरोहित करता था। आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा है कि प्रत्येक मंडल किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा है। और एक और बात कि उपरोक्त 10 मंडल में पहला और 10वां सबसे बाद का रचित है, सबसे बाद का संकलित है। इसका मतलब प्राचीनतम कौन से हैं? संकलित हैं। जबकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से 7 तक प्राचीनतम हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें वंशमंडल या हृदय मंडल कहा जाता है। वंशमंडल या हृदय मंडल कहा जाता है, मंडल कहते हैं। तो वंशमंडल या हृदय मंडल क्या हो गया? सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 3 नहीं, 2 से लेकर के 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे 2 से लेकर के 7 तक को सम्मिलित रूप से वंशमंडल या हृदय मंडल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले के संकलित हैं। जबकि पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का संकलित है। तो सबसे बाद के मंडल कौन से हो गए? ऋग्वेद के पहला और 10वां। वंशमंडल हो गया 2 से लेकर के 7 तक। ठीक है। अब प्रत्येक मंडल चूंकि किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है, पहला और 10वां छोड़ेंगे क्योंकि कई लोग उसमें शामिल हैं। 2 से लेकर के सीधे 9 तक की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? आराम से बताएं। हाँ, जल्दी बताएं। बात क्लियर है सब? एक तरफ लिखेंगे मंडल और एक तरफ लिखेंगे ऋषि। किस मंडल से जुड़े हुए कौन से ऋषि हैं वो देखते हैं। दूसरा मंडल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ये है गृत समद से। किससे? गृत समद ऋषि से जुड़ा हुआ है। तीसरा मंडल की बात करते हैं। तीसरा मंडल किससे जुड़ा हुआ है? विश्वामित्र से जुड़ा हुआ है, और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो एक प्रश्न और यहां पे बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? तो गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद के 3 मंडल से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है सूर्य से जुड़ी हुई एक देवी सावित्री या सविता।
या इसी को सवित्री भी किया जा सकता है। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? तो सूर्य से संबंधित एक देवी है सावित्री, सविता या सवित्री, उनसे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चतुर्थ मंडल की अगर बात किया जाए, चतुर्थ मंडल किससे संबंधित है? वामदेव से संबंधित है। किससे? वामदेव से संबंधित है। पंचम मंडल किससे संबंधित है? अत्रि से संबंधित है। किससे संबंधित है? अत्रि से। डॉक्टर संतोष अत्रि सर की बात नहीं हो रही है, अत्रि नाम के एक ऋषि हैं, हालांकि संतोष सर भी अपने ऋषि से कम नहीं है। पंचम के बाद जो छठा मंडल है, वो छठा मंडल है भारद्वाज से संबंधित, भारद्वाज ऋषि से संबंधित। सातवें मंडल की अगर बात किया जाए तो सातवां जो मंडल है, सातवां मंडल किससे संबंधित है? सातवां मंडल संबंधित है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित। किससे? वशिष्ठ ऋषि से संबंधित। अगर आठवें मंडल की बात किया जाए तो आठवां मंडल किससे संबंधित है? कण्व और अंगीरस से संबंधित, कण्व अंगीरस ऋषि से संबंधित है। अगर नौवां मंडल की बात किया जाए तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न होता था 7-8 साल पहले यूपीपीएससी में, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न होता था कि सोम को समर्पित कौन सा एक मंडल है? तो सोम को समर्पित मंडल है नौवां। कौन सा? नौवां मंडल समर्पित है। आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पे बनता है, जल्दी करें आगे बढ़ेंगे। एक और मुद्दा यहां पे बनता है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना, कुछ मंत्रों की रचना का श्रेय तत्कालीन कुछ विदुषी महिलाओं को भी जाता है। विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं, विदुषी महिलाओं को जाता है, जिनमें कौन कौन सी प्रमुख है? जिनमें अपाला, घोषा, सच्ची, पौलमी, विश्ववरा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सच्ची, पौलमी, विश्ववरा, लोपामुद्रा, कक्षावृत्ति आदि शामिल है। प्रश्न ये नहीं बनेगा, आदि शामिल है। यहीं पे एक नोट लिखेंगे, नोट। इन नामों में प्रश्न यही पूछा जाएगा, इन नामों में गार्गी शामिल नहीं है। क्योंकि गार्गी का संबंध उत्तर वैदिक काल से है। अर्थात ये बाद की महिला है तो पूर्व में ही कोई चीज हो जाती है तो बाद वाला कैसे उसमें शामिल हो सकता है? तो गार्गी इसमें शामिल नहीं है, यही एक प्रश्न बनता है। क्यों भाई? ठीक है इतना बताएं। नोट किया प्रॉपर वे में? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। तो आज इतने पे ही रुकेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी आज से शुरू होती है। ऐसे ही पूरा का पूरा इतिहास हम लिख करके समझेंगे, याद करेंगे। याद करने पे फोकस देना है, रिवीजन पे फोकस करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। रोज 3-3, 4-4 पेज करते जाएंगे ना तो बिल्कुल आराम से सब कुछ ऐसे ही आपका तैयार होता चला जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि अध्ययन अध्यापन का जो तरीका है मुझे बहुत बढ़िया से पता है, और आपको तनिक भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 पेज रोज करते जाना है। जिम्मेदारी है याद करने की। थोड़ा थोड़ा रोज करते जाएंगे। आप एक दिन देखेंगे, लोगों को लगता है कि पूरा इतना इतिहास कैसे लिख करके किया जा सकता है। मैं कर तो रहा हूं, मैंने किया भी है, कितनी बार किया हुआ है। यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है किसी चीज को पढ़ना, समझना, लिख करके पूरा नोट तैयार करना और उस पर डिस्कस कर लेना।
डिस्कस हम कल से शुरू करेंगे। शुरू के 10 मिनट 15 मिनट पहले आज आपने जो पढ़ा है आपसे मैं पूछूंगा, तो डिस्कशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, उन प्रश्नों पे आपके कुछ डाउट्स होंगे, उस पे बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे की कक्षा शुरू करेंगे। मिले कल फिर, तो मिलते हैं। कोई परेशानी आएगी आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं, धन्यवाद।